हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ से आसपास का माहौल गूंज उठता है। एक साथ करीब 20 गाड़ियां सड़क पर दौड़ रही थी। अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हुए इंस्पेक्टर पुनरूपन बाकी सभी को वह सारी जानकारियां देता है जो उनके लिए ज़रूरी थी, जिसमें कि उस व्यक्ति की उम्र, परिवार और उसका पता सभी कुछ शामिल था। भूमि को यह जानकर काफ़ी हैरानी होती है कि यह एक 10 साल का बच्चा है। यह सुनते ही उसके दिमाग में वीसू का चित्र उभर आता है। उसे इस बात को एक दूसरे से जोड़ने में जरा भी देर नहीं लगती कि वह अपने शिकार के तौर पर छोटे बच्चे का ही चुनाव करते हैं। छोटे बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है और उस पर काबू पाना भी किसी बड़ी उम्र के व्यक्ति की अपेक्षा सरल है। लेकिन फिर भी भूमि को आभास होता है कि जैसे इसके पीछे जरूर कोई ना कोई अन्य महत्वपूर्ण कारण भी है जो उनकी आंखों से अभी तक छिपा हुआ है। इसके बाद भूमि मारवा वह सभी जानकारियां इंस्पेक्टर के साथ साझा करती है जो उसके पास थी और जिन्हें शेयर करना जरूरी था। जिसके अंतर्गत वह बताती है, हमें कुछ ही समय पहले यह जानकारी मिली है कि इसी ब्लड ग्रुप के एक व्यक्ति का पिछले काफ़ी सालों से शोषण किया जा रहा है। फिलहाल वह सुरक्षित है, लेकिन उसकी स्थिति काफ़ी खराब है। वह चलने फिरने या बात करने तक की कंडीशन में नहीं है। अब जब वह व्यक्ति हमारे पास है तब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि क्रिमिनल उसका कोई ना कोई विकल्प जरूर तलाशेगा। इसके बाद भूमि चुप हो जाती है और कुछ सोचकर दोबारा बोलना शुरू करती है। हाँ, इसके अलावा हम यह भी पता लगा पाए हैं कि क्रिमिनल इस ब्लड ग्रुप के बिना और ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि उसे यह ब्लड जल्द से जल्द चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि वह काफ़ी जल्दबाजी में अपने मंसूबे को अंजाम देगा। हम उसकी इसी जल्दबाजी का लाभ उठाकर उस तक पहुंचना चाहते हैं ताकि उन जिंदगियों को बचाया जा सके जिनका कोई कसूर नहीं। अब ऑफिसर पुनरूपन पूछता है, ऑफिसर भूमि, क्या आपको विश्वास है कि वह यहीं आएगा? मेरे पूछने का मतलब है कि क्या कोई ऐसा क्लू भी आपके हाथ लगा है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसका टारगेट यहीं है? अब भूमि लंबी गहरी सांस लेती है और अपनी कमर को बैक रेस्ट से लगाते हुए आगे कहती है, तमाम जांच पड़ताल के बाद हम केवल शक के आधार पर यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ से दुश्मन सबसे आसानी से और बिना ज़्यादा देरी के उस ब्लड ग्रुप के अन्य व्यक्ति को भारत ले जाने की कोशिश कर सकता है। अब पुनरूपन अपने एक हाथ की हथेली पर दूसरे हाथ से मुक्का बनाकर मारते हुए कहता है, आखिर वह इस ब्लड ग्रुप का करते क्या है? उन्हें यही ब्लड क्यों चाहिए? इस ब्लड के बारे में ऐसा क्या है जो वह जानते हैं और हमें इसकी भनक तक नहीं? अब भूमि जवाब देती है, इंस्पेक्टर, अब तक हम भी यह पता नहीं लगा पाए हैं कि वह क्रिमिनल उसके साथ क्या करेगा और क्यों करेगा। बस एक बार अगर वह हमारे हाथ आ जाए तो फिर यह सब जानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन यह तय है कि अगर वह बच्चा उन्हें मिल गया तो उस बच्चे की दुर्गति भी वैसी ही होगी जैसे कि हमें मिले हुए पीड़ित की है। इसलिए हर हाल में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए, जिसकी जानकारी आपने मुझे अभी अभी दी है। इंस्पेक्टर पुनरूपन कहता है, यह मामला काफ़ी गंभीर है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि क्रिमिनल के पास उसका एड्रेस नहीं पहुँच सकता, क्योंकि अस्पताल से उस एड्रेस को हासिल करना संभव नहीं है। उस फाइल की सिक्योरिटी मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, जिसमें उस बच्चे से संबंधित सारी जानकारियाँ हैं। इस पर कौटिल्य कहता है, हर मौजूद राज को एक से ज़्यादा लोग जानते हैं। हो सकता है कि अस्पताल के अलावा किसी दूसरे तरीके से वह पता उन तक पहुंचा हो। अब भूमि कहती है, और इंस्पेक्टर पुनरूपन, आप नहीं जानते कि वह क्रिमिनल कितना ताकतवर है, इसलिए हम इस बात को हल्के में नहीं ले सकते। इस बात की गंभीरता का अनुमान आपको इसी बात से लगा लेना चाहिए कि हम कितनी जल्दबाजी में यहाँ पहुँचे हैं। इस पर इंस्पेक्टर पुनरूपन अपनी गर्दन हिलाने लगता है और किसी गहरी सोच में चला जाता है। दमयंती देवी का किला। दमयंती देवी धीमी धीमी कदमों से चहलकदमी कर रही थी, कभी एक ओर जाती तो कभी वहाँ से दूसरी ओर। इस तरह वह अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त वह एकदम अकेली थी। रुद्रमा देवी या उसका अन्य कोई वफादार उसके आसपास भी नहीं था। रुद्रमा देवी इसलिए क्योंकि वह खुद काफ़ी डरी हुई होने के साथ साथ सदमे में भी थी।
और अन्य कोई वफादार इसलिए नहीं था क्योंकि दमयंती देवी ने सभी को खुद से दूर रहने का आदेश दिया था। वह अच्छी तरह जानती थी कि जितने गुस्से में इस वक्त वह है, न जाने यह गुस्सा किसकी मौत बनकर उतरे। तभी इस चहलकदमी के बीच दो घूंघटपोश स्त्रियां दौड़ती हुई दमयंती देवी के पास आकर खड़ी हो जाती हैं। दौड़ते हुए आने के कारण उनकी सांसें तेज चल रही थी। दमयंती देवी को उनकी बढ़ी हुई सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। दमयंती देवी को पल भर के लिए डर ने अपने आगोश में ले लिया। वह कुछ भी सुनना या जानना नहीं चाहती थी। उसे लगा कि इस पल किसी अप्रिय घटना की सूचना उस तक आ पहुंची है। बिना कुछ जाने पूछे ही उसके कदम डगमगाने लगते हैं। वह अपने कांपते हुए पैरों से वहां रखी हुई कुर्सी पर बैठ जाती है। इसके बाद लंबी गहरी गहरी सांस लेने लगती है। उसकी सिपाहियों ने कभी भी उसकी ऐसी हालत नहीं देखी थी, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर उसे स्पर्श कर सके या उससे सवाल कर सके कि उसे क्या हुआ है, अथवा उससे पूछ सके कि उसे उनकी मदद की ज़रूरत है या नहीं। वह अपनी गर्दन नीचे करके चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रहती हैं। अगर रुद्रमा देवी यहाँ होती तो अवश्य ही दमयंती देवी से उसकी हालत के बारे में पूछ सकती थी। कुछ देर बाद जब दमयंती देवी सामान्य महसूस करती है, तब अपने हाथ से इशारा करते हुए अपने गले से हूँ की आवाज़ निकालती है, जिसका मतलब था, जो भी सूचना लेकर आई हो, बोलो। उनमें से एक स्त्री कहती है, माँ साहिब, जो टीम मिशन पर गई है उसकी ओर से सूचना आई है। वह लोग अपने मिशन में सफल रहे। मैसेज में लिखा है कि हमने जौहरी से हीरा अपने कब्जे में ले लिया है और उसे लेकर रवाना हो रहे हैं। कुछ ही घंटों में जगह बदल लेंगे। अगर आसमां में बादल नहीं हुए तो घर की ओर बढ़ेंगे, और यदि बादल हुए तो किसी सुरक्षित स्थान पर शरण लेंगे। फिर बादल हटने पर आगे बढ़ेंगे। यह सुनकर दमयंती देवी की सांसें थम जाती हैं। उसे गहरा संतोष महसूस होता है। इस पल के लिए उसका मन सुख से भर जाता है कि किसी अनहोनी की सूचना नहीं आई है। अब वह खुद को संभाल लेती है और अपनी कड़कती हुई आवाज़ में अपनी पिछली बात को एक बार फिर से दोहराती है, हमें लच्छो चाहिए, कोई हीरा, कोई जौहरी, कुछ नहीं। अभी हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर अपनी जगह से उठकर पूरी ताकत के साथ खड़ी हो जाती है और अपनी पुरानी वाली रोबीली आवाज़ में गरजते हुए कहती है, क्या केवल उन्हीं की भेजी हुई सूचनाएं तुम तक आ रही हैं, या तुम्हारा भी कोई संदेश वहां तक पहुंच रहा है?